नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री यूनिक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम काव्य बोध के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी मैंने अब तक आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है हमारा मुक्तक काव्य। तो इस वीडियो में हम प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रबंध काव्य। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि प्रबंध काव्य कहते किसे हैं। तो वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छे तरह से निबद्ध या बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। मतलब वह काव्य रचना एक ऐसी काव्य रचना जिसमें क्या होते हैं, जो कथा होती है वो एक श्रृंखलाबद्ध, ऐसे कह सकते हैं, एक सीक्वेंस से चलती है, श्रृंखलाबद्ध हो, तथा उसमें छंदों का जो संबंध है वो कैसा हो, या अच्छी तरीके से क्या है, छंद उसमें समाहित हो। ठीक है, मतलब जो छंद हो वह क्रमबद्ध हो, तरीके से छंदों का यूज किया गया हो उस काव्य रचना में। मूवी देखते हैं तो मूवी में पहले आपको एक सीन दिखाया जाता है, उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है, और जो सीन होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐसी जो काव्य रचना होती है उसमें जो छंद होते हैं वो अपने क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहते हैं, तथा इन छंदों का जो संबंध होता है वो पूर्वापर होता है। मतलब एक छंद का संबंध दूसरे छंद पर होता है। तो इस तरीके से यह होता है हमारा प्रबंध काव्य। तो अब इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं कि वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छे तरह से निबद्ध या बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। इसलिए नहीं बदला जा सकता है क्योंकि इसमें जो छंद होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से बंधे रहते हैं, और अगर इनको आप बदल दें तो पूरी कथा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी हमारी, और उसके बाद क्या है, हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस तरीके से प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। और एक इसमें पॉइंट क्या है, प्रबंध काव्य कैसा होता है, विस्तृत होता है, अर्थात बड़ा होता है, और उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं। यह हम कह सकते हैं कि इसमें घटना, क्रिया और आदि का क्या होता है, वर्णन होता है। ठीक, इस तरीके से अब ये समझ लेते हैं कि प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो प्रबंध काव्य होता है उसके भी अब क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आपने प्रबंध काव्य पढ़ लिया, अब प्रबंध काव्य के हम क्या 2 प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है महाकाव्य और दूसरा आता है खंड काव्य। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि महाकाव्य क्या होता है और इसे तथा इसकी विशेषता जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि खंड काव्य क्या होता है तथा इसकी विशेषता, क्योंकि ये जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि महाकाव्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कि महाकाव्य किसे कहते हैं और इसकी विशेषता है। देखिए, महाकाव्य क्या होता है, वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति या किसी नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं, रामचरितमानस में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन दिया गया है। तो यह क्या है, हमारा एक महाकाव्य है, और ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना कि वह काव्य रचना जिसमें किसी महान व्यक्ति या नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं या महाकाव्य कहलाता है। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं या इसके कुछ गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण दिया गया है कि महाकाव्य का जो नायक होता है वो धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है, अर्थात उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, उस महानायक में या जो नायक होता है वो वह गुणों से युक्त होता है, अच्छा, अर्थात उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। अब इसका हम दूसरा पॉइंट अब देखिए, दूसरा पॉइंट बताया गया है कि महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। देखिए, अगर महाकाव्य की श्रेणी में किसी काव्य को लाना हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सर्ग देखते हैं। तो महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं तो वह क्या कहलाता है, महाकाव्य कहलाता है।
महाकाव्य में शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की क्या होती है, प्रधानता होती है। इन तीनों रसों में से आपको महाकाव्य में एक रस अवश्य प्रधानता के रूप में मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रधान होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जो महाकाव्य होता है उसमें हमें धर्म अथवा अर्थ या काम के बारे में कुछ विशेष जो ज्ञान है वो दिया जाता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? छंदों का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप विशेष तौर पर एक बात नोट कर सकते हैं कि रामचरितमानस में 7 सर्ग होने पर भी इसे महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया है। जो रामचरितमानस होता है उसमें कितने सर्ग हैं? अभी 7 सर्ग हैं, लेकिन फिर भी इसे किस श्रेणी में रखा गया है? महाकाव्य के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब कुछ हमारे प्रमुख क्या है महाकाव्य हैं तथा उनके रचयिता हैं, आप इसको भी देख लीजिए और उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहला है रामचरितमानस, जो लिखा है हमारे तुलसीदास जी ने। दूसरा है कामायनी, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तीसरा है साकेत या द्वापर, जिसको किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। इसके बाद है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्ताई, प्रिय प्रभास, वैदेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामचंद्र का लिखा है केशवदास जी ने। ये सब क्या है? हमारे महाकाव्य के उदाहरण हैं और इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इनके रचयिता भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे रचयिता या उनकी क्या है जो महाकाव्य है उनको पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि खंड काव्य क्या होता है तथा इसकी विशेषताएं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि अभी आपने महाकाव्य पढ़ा है और महाकाव्य के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाकाव्य जो होता है उसमें किसी महान व्यक्ति या महान पुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, लेकिन अब इस खंड काव्य में वही महान व्यक्ति या कोई नायक के जीवन की किसी एक घटना, ठीक है, किसी एक घटना विशेष का है मुख्य रूप से क्या होता है? वर्णन होता है, चित्रण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। समझ लीजिए, लिखते हैं कि वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति या नायक के जीवन की किसी एक घटना, एक भाग का क्या होता है? चित्रण किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं फ्रेंड्स। विशेषताएं में देखिए, सबसे पहली विशेषता दी गई है कि खंड काव्य में मानव के जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। एक पक्ष कह सकते हैं, एक भाग कह सकते हैं, एक खंड कह सकते हैं, और उनमें मतलब जीवन के किसी भी एक भाग का क्या होता है? चित्रण होता है या वर्णन होता है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है, इसमें श्रृंगार या करुण रस प्रधान होता है। इसमें आपको क्या मिलेंगे? 2 रस में से किसी एक रस की क्या है? प्रधानता मिलती है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है और महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जैसे कि आप जानते हैं। कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है, ठीक है। इतिहास से संबंधित, पौराणिक मतलब वेद पुराण से संबंधित। इस तरीके से जो कथा वस्तु होती है हमारी, वो किस पर होती है? पौराणिक हो सकती है या ऐतिहासिक विषयों पर कैसी होती है? आधारित होती है। इसका जो उद्देश्य होता है वो कैसा होता है? महान होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात आपको अवश्य प्राप्त होती है। अब कुछ हम जो खंड काव्य हैं तथा उनके रचयिता भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो खंड काव्य है वो है पार्वती मंगल, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। पंचवटी जयद्रथ वध, इसको लिखा है अपने मैथिली शरण गुप्त जी ने। सुदामा चरित्र लिखा है नरोत्तम दास ने, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसको पूछ लिया जाता है सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया खंड काव्य है, तो ये है नरोत्तम दास के द्वारा। इसके बाद चौथा आता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको भी अक्सर पूछ लिया जाता है। श्याम नारायण पांडे पाथिक, ठीक है। पाथिक का किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी। उद्धव शतक गंगा बतरण, ठीक है, इसको लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये हमारे क्या है? खंड काव्य हैं और ये उनके क्या है? रचयिता है। तो आपको ये जो खंड काव्य हैं इनको भी अच्छी तरीके से आपको याद है। अब इसके बाद हम महाकाव्य और खंड काव्य के बीच में अंतर जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको जो श्रव्य काव्य के 2 भेद बताए थे, प्रबंध काव्य, तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया है महाकाव्य खंड काव्य, ठीक है। अब इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो
खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, और उसके बाद आप देखेंगे मुक्तक काव्य क्या होता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।